ये मैं एक ऐसी बॉल फेंक रहा हूँ जिसे मार पाना नामुमकिन है और मुझे इसे बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं सामना करने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े विफल बॉल प्लेयर्स का। विफल बॉल अमेरिका में बेसबॉल का एक लोकप्रिय बैकयार्ड वर्जन है, लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी गेंदों में एक तरफ ऐसे छेद दिए गए हैं जिससे ये बहुत ही ज्यादा कर्व होते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है और दूसरे बॉल जैसे बेसबॉल, फुटबॉल या पिंग पोंग बॉल हवा से गुजरते हुए आखिर कर्व होते कैसे हैं? तो आज हम तब तक परीक्षण करेंगे जब तक उस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। खुद बचपन में अपने दोस्तों के साथ घंटों विफल बॉल खेल चुका हूँ, इसलिए मैं असली प्रोफेशनल्स के साथ खेलने के अपने सपने को वापस जगाने जा रहा हूँ। और मैं ऐसा प्राइस खराब नहीं करना चाहता, लेकिन शायद मुझे अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि मेरा जीतना मुमकिन हो। और मेरे दिमाग में ऐसा करने का आइडिया तब आया जब एक दिन अचानक मैं ब्रेया, कैलिफोर्निया पहुंच गया अपने बचपन के घर को देखने। मैं करीब 20 साल पहले यहाँ रहा करता था, तो चलिए उन्हें जाकर सरप्राइज देते हैं। मुझे टूर चाहिए। क्या चल रहा है? मैं मार्क हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा हूँ, मैं पहले यहाँ रहा करता था। जानती हूँ। तुम्हें कैसे पता? तो वहाँ रहने वाले परिवार से मिलने के बाद उन्होंने मुझे अपनी पुरानी यादें ताजा करने का मौका दिया। यकीन नहीं होता, काश ये दीवारें बोल पाती। सच में मैं अपनी माइक्रो मशीन्स को यहाँ पर इस छोटे ड्रॉ में रखता था। मैं और मेरा दोस्त वहाँ ऊपर छत पे चढ़कर मेरी बहन और उसके दोस्तों पर पानी के गुब्बारे फेंकते थे जब वो यहाँ नीचे धूप सेक रहे होते। तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो। फिर मैंने मौका देखकर ये भी कबूल कर लिया कि उनके बैकयार्ड की फेंस में वो सारे छेद मेरे घर में बनाए क्रॉसबो की वजह से हुए थे, जो मैंने 8th स्टैंडर्ड में बनाया था। यहाँ एक टारगेट तो था, लेकिन उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये सुनकर हुई कि यहाँ आस पड़ोस के सभी बच्चे आज भी साथ मिलकर पूरा दिन खेलते हैं, क्योंकि हालांकि ये दूसरों के लिए एक आम सड़क है, हम बच्चों के लिए ये एक सॉकर, हॉकी, बास्केटबॉल और बेसबॉल का स्टेडियम था, और जहाँ लंबे समय से भुला दिए गए नेबरहुड चैंपियंस का जन्म हुआ था, जहाँ हर एक मैच हमारे लिए बहुत बड़ा था। और अगर हमें कुछ रोक सकता था तो वो था स्ट्रीट लाइट्स का चालू होना, क्योंकि वो हमारे घर जाकर खाना खाने का समय था। और मेरा तो मन ही भर आया जब उन्होंने मुझे अपने साथ खेलने दिया। शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें बॉल नहीं मिलेगी। और देखो, मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन आस पड़ोस वाले कह रहे थे मार्क रॉबर लॉन्ग बॉल का पेशेवर खिलाड़ी लौट आया है। तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? पुराने दिनों की याद ताजा हो गई, मजा आ गया। यहाँ तक कि बॉल फेंकने में भी मेरा कोई जवाब नहीं था, है ना कमाल? और हालांकि मेरा मन जोश और खुशी से भर गया था, मैं खुद से ये सवाल करने लगा कि क्या मुझे एक प्रोफेशनल विफल बॉल प्लेयर बन जाना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि विफल बॉल के भी प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, और जबकि हमारा बचपन लगभग एक जैसा ही था, हमारे भविष्य के रास्ते अलग अलग हुए जब उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखकर उस जोश की आग को कभी मरने नहीं दिया और उसे बदला दुनिया के सबसे पहले प्रो विफल बॉल लीग में। इससे मिलिए ये है 11 साल का कायल, और अब 14 साल बाद वो इस लीग का फाउंडर और कमिश्नर है। उसने मुझे बताया कि हर साल गर्मियों की शुरुआत के साथ 8 टीम्स आपस में कम्पीट करती हैं 4 महीनों के लिए, जहां पूरी दुनिया भर से प्लेयर्स आते हैं। यहाँ है ड्राफ्ट, प्लेऑफ्स, एक वर्ल्ड सीरीज, और तो और इन्होंने पिछले 14 सालों से हर एक छोटी से छोटी चीजों के स्टैट्स रिकॉर्ड किए हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, यहाँ के टीम्स के बीच तनाव और जीते जागते लेजेंड्स जैसे जिमी नॉब, जो नॉर्पिडो के नाम से भी जाना जाता है। काफी लोगों का मानना है कि ये बॉल फेंकने और उसे मारने दोनों में ही सबसे बेहतरीन है, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये पिछले कई सालों से वर्ल्ड सीरीज चैंप रह चुके हैं। इनमें से किसी को भी खेलने के पैसे नहीं मिलते, यानी ये सिर्फ खुद को खुश करने के लिए खेल रहे हैं, एक ऐसा खेल जिससे उनकी बचपन की यादें जुड़ी हैं। उसने मुझे ये भी कहा कि वो ओक्लाहोमा में खेलने जा रहा है, और उस वक्त मैं भी वहीं से गुजरने वाला हूँ। आखिरकार मुझे मौका मिलने वाला था एक असली स्टेडियम में खेलने का, वो भी असली लोगों के सामने। मतलब अब वक्त आ गया था कि ये माहिर खिलाड़ी जिंदगी में पहली बार एक बड़े मैदान में उतरकर प्रोफेशनल के सामने अपना कमाल दिखाए। और मैं कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ जाते ही मेरी मुलाकात हुई एक लेजेंड से। सबसे बेस्ट कौन है? ये लगातार चैंपियनशिप जीतता आया है। ये है जिमी कैप्टन क्लच नॉर्थ। मेरे लिए ये खेल मुश्किल होने वाला है। तो एक टीम में कितने होंगे? हम लोग तो 3v3 खेलते हैं। तो हम सब लोग 2 टीम्स में बट गए और खेल शुरू हो गया। उसे दिखा दो तुम क्या चीज हो। कायल ने पॉइंट लेकर एक प्लेयर को अंदर लिया, और अब रेड बैरन की बारी थी उसे 2 पॉइंट्स में बदलने की। ओ बढ़िया बैरन, बढ़िया। और अब आई मेरी बारी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ बेस लेकर 1-2 पॉइंट्स लेने नहीं आया था। बॉल सीधा वहाँ पर जाएगी, देखते रहना, उस ग्रीन मॉन्स्टर के यहाँ। और आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरे बचपन की स्ट्रीट लाइट्स की जगह आज स्टेडियम के बड़े लाइट्स थी, और अब मैं इन्हें दिखाऊंगा अपना। क्या? इसे मारना तो नामुमकिन लग रहा है।
बिल्कुल बेसबॉल की तरह ही विफल बॉल में भी आपको 4 बॉल्स और 3 स्ट्राइक्स मिलते हैं और स्ट्राइक तब गिनी जाती है जब बॉल इस रेक्टेंगल पर लगे और सबसे ज्यादा शर्मनाक तब होता है जब ये बीच की मेटल प्लेट पर लगे। माफ करना दोस्तों। यहाँ बैठे लोगों की निराशा देखते हुए मैंने काइल के साथ जगह बदली ताकि मैं दौड़कर बेस पॉइंट्स ले सकूं। नहीं, नहीं, नहीं। मैं जो भी करूं आउट ही हो रहा हूं। हमें 2 आउट्स मिल चुके थे, लेकिन अब क्योंकि मेरा वार्म अप हो चुका है मुझे लगता है कि मैं पासा पलटने वाला हूं। खैर वैसे भी हम सब जानते हैं कि मैं बॉल फेंकने में ज्यादा माहिर हूं। वक्त आ गया था इन लड़कों को कैलिफोर्निया स्ट्रीट बॉल की अपनी पुरानी तकनीक दिखाने का, क्योंकि मैं जिमी नॉब के चैंपियन होने का खिताब उससे छीनने वाला हूं। तो तुम्हें एक बेस रन मिलेगा। और फिर इस धमाकेदार आसमान को चीर देने वाले शॉट के बाद कैप्टन क्लच की हुई वापसी। ये जादू टोना है। और देखो मैं भी अपने खेल को देखकर खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करता। ये वो बॉल नहीं है जिसके साथ खेलकर मैं बड़ा हुआ था, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये बॉल्स हवा में कुछ ज्यादा ही कर्व हो रही हैं। ऐसा लग रहा था कि उस बॉल पर पंख लगे हैं, और मेरे लिए ये समझ पाना लगभग नामुमकिन था कि मुझे इस बॉल को मारने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं, या इससे बचना चाहिए, या शायद दोनों। ये कैसे कर लिया इसने। और दुर्भाग्यवश बाकी का गेम भी कुछ ऐसा ही चला। लेकिन मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि 3rd इनिंग में एक बेस पॉइंट मिला। और मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद हम हार गए, लेकिन मुकाबला काफी करीबी रहा। मैंने सोचा नहीं था कि ये मैच इतना ज्यादा बुरा होगा। वापस घर जाने का सफर काफी लंबा होने वाला था, लेकिन मैंने तभी ठान लिया कि मैं अपना बदला लेने के लिए साइंस की मदद लूंगा और अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स के जरिए खुद को इनका सामना करने के लायक बनाऊंगा। और इसके लिए सबसे पहले मुझे जिमी और काइल को अपने साथ क्रंच लैब्स लाना था, ये देखने के लिए कि आखिर वो बॉल को कर्व करते कैसे हैं, और फिर इन्हें बॉल फेंकते हुए देखने और रिसर्च के लिए अतिरिक्त डेटा इकट्ठा करने के बाद मैं इन्हें सीधे ले आया सैन फ्रांसिस्को जायंट्स के यहाँ, क्योंकि ये टीम पूरे मेजर लीग बेसबॉल में अपने बेहतरीन और एडवांस पिचर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जानी जाती है। वाओ, ये स्टेडियम तो बहुत बड़ा है। और यहाँ आते ही मुझे ये देखकर सुकून मिला कि उनके सबसे बड़े प्लेयर्स और उनके कोचेस भी नॉर्पीडो के सामने उतने ही डगमगा रहे थे जितना कि मैं। और फिर हम उनके क्लब हाउस पहुंचे अपना असली काम करने, ब्रायन बैनिस्टर से मिलने, क्योंकि ये घूमते हुए बॉल के पीछे के साइंस को लेकर इनकी गहरी समझ वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसके जरिए वो इतने महान पिचर्स को जन्म दे पाते हैं। और हाथ मिलाने पर मुझे उसका सबूत भी मिल गया। जब इस रिसर्च को इस्तेमाल करोगे तब तुम वर्ल्ड सीरीज जीतोगे। और फिर उसके बाद मुझे लगता है अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे जिससे बॉल इतनी कर्व हो रही थी। लेकिन अपने मन के उस छोटे से शक को दूर करने के लिए हम स्टैनफोर्ड की बेसबॉल टीम से भी मिलने गए ताकि हम एक आखिरी टेस्ट कर सकें, एक साधारण बेसबॉल और एक उसका हमशक्ल जिसमें सिलाई नहीं है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि काइल और नॉर्पीडो उनके इन राष्ट्रीय स्तर के बल्लेबाजों को भी धूल चटा रहे थे। तो मेरे डेटा जमा करने, रिसर्च करने और इंटरव्यूज लेने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर एक बॉल हवा में कर्व कैसे होती है। और इसकी शुरुआत होती है एक पहेली से। मान लीजिए आप स्पेस स्टेशन पर एक एस्ट्रोनॉट हैं और आप उसके सोलर पैनल्स ठीक करने अपना पाना लेकर बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं। काम पूरा करके आप अंदर जा ही रहे होते हैं कि आपका ध्यान भटक जाता है, हैंडल हाथ से फिसल जाता है और आप धीरे धीरे उससे दूर जा रहे हो। अब आप खुद को बचाने के लिए क्या करेंगे? क्या आप उसके पास तैर कर जाओगे? लेकिन ये जीरो ग्रेविटी है और आप ये देखकर समझ सकते हैं कि भले ही आप कितना भी हाथ पैर मार लें, आपका सेंटर ऑफ मास वहीं का वही रहेगा। ठीक है, तो क्या आपने अपना जवाब सोच लिया? स्टेशन तक वापस पहुंचने के लिए आपको उस पाने को जितना तेज हो सके उतनी तेज उल्टी दिशा में फेंकना होगा, जिससे आपको एक छोटा सा धक्का मिलेगा और आप वापस आ जाएंगे। और गौर से सोचने पर ये सही भी लगता है ना? जैसे अगर आप एक स्केट बोर्ड पर होते हो और किसी भारी चीज को दाएं फेंकते हो तो आप बाएं जाएंगे। नेट, तुम्हें एक काम दिया था।
रॉकेट्स भी कुछ इसी तरह से अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ जा पाते हैं। वो अपने फ्यूल का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन को जन्म देते हैं ढेर सारे छोटे छोटे पानी बनाने के लिए, और फिर वो उन्हें बहुत तेजी से अपने पीछे फेंकते हैं जिससे उसे सामने की तरफ धक्का मिलता है, बिल्कुल स्केटबोर्ड और उस टरबूज की तरह। तो ये तो आपने जान ली पहली बात। दूसरा है क्वांटा इफेक्ट, जो कहता है कि तरल पदार्थ चिकनी सतह को छूने पर उसके साथ मुड़ना और बहना पसंद करते हैं। आपने ये पहले भी देखा होगा, जब पानी एक चम्मच की चिकनी सतह को छूकर उसके साथ उस दिशा में बहने लगता है। और हवा भी एक तरल ही है, इसलिए हवा भी पानी की तरह ही बहेगी। और यहाँ ये धागे हवा के साथ बह रहे हैं, जिससे आप ये देख पाते हैं कि हवा एक फ्रिस्बी के इर्द गिर्द किस तरह मुड़ती है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हवा में उड़ते एक बॉल की बात करें तो उसके ऊपरी हिस्से से हवा तेजी से गुजरती है, वो भी काफी आसानी से, क्योंकि बॉल भी उसी दिशा में घूम रहा है जिस दिशा में हवा बह रही है। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ देखें तो मामला उल्टा है। बॉल का घूमना सामने की ओर से आ रही हवा से टकराता है, जिससे टर्बुलेंस पैदा होता है। इसका मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा एयर कर्व्स बनते हैं, और उसका मतलब और भी ज्यादा छोटे छोटे पानी नीचे की तरफ फेंके जाते हैं, और इसीलिए पीछे की तरफ घूमता हुआ बॉल ऊपर की तरफ उठता है, एक एस्ट्रोनॉट की तरह जो दूसरी दिशा में धकेला जाता है। इसे दूसरे शब्दों में मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं। और बीच बॉल्स जैसे बड़े बॉल्स ये इफेक्ट दिखाने के लिए बहुत ही बढ़िया हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत है जिससे वो ज्यादा पानों को फेंक सकते हैं, और वो बहुत हल्की भी है, जिसकी वजह से उन पानों का इस पर ज्यादा असर होता है। और अब जब आप ये समझ गए हैं, आप ये भी अच्छी तरह समझ गए हैं कि टेनिस बॉल्स, सॉकर बॉल्स, पिंग पोंग बॉल्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बास्केटबॉल्स, गोल्फ बॉल्स और बेसबॉल्स कर्व कैसे होते हैं। बेसबॉल के मामले में इन सिलाइयों की मदद से वो ज्यादा पानों को पकड़ पाता है, और तो और सिलाई की वजह से उसे पकड़ना और घुमाना भी आसान हो जाता है। हमारे साधारण और चिकने बॉल के बीच हुए टेस्ट से ये बात साफ होती है, क्योंकि हमारा साधारण बेसबॉल ज्यादा बेहतर कर्व कर पाया। और मैं बता दूं, इसी सिद्धांत की वजह से फ्रिस्बीज हवा में ज्यादा देर तक उड़ पाती हैं, क्योंकि हवा इस चिकनी सतह पर से कर्व होकर इसके चारों तरफ से पानों को नीचे फेंकती है और इसे बना देती है एक उड़ता यूएफओ। और मैं ये भी बता दूं कि ये विफल बॉल काफी हद तक उन बाकी बॉल्स के जैसा ही है, सिवाय इस एक चीज के जो उसे अलग करती है। और अगर आप उस सतह को खुरदरा बनाएं जिस पर छेद बने हैं, जो कि सभी प्रोफेशनल प्लेयर्स करते हैं, तो अब इसकी तुलना में ये हिस्सा ज्यादा चिकना है। इसका मतलब हवा को इस सतह पर टकराकर मुड़ने में ज्यादा आसानी होती है, जैसे चम्मच पर पानी। यानी इस तरफ से हवा ज्यादा धकेली जाती है, जिसकी वजह से बॉल चिकनी सतह की तरफ से ऊपर उठती है। और हाई स्पीड फुटेज देखने पर हम ये यकीनन तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि लगभग हर एक केस में बॉल उसी तरफ कर्व हो रही थी जिस तरफ उसकी सतह चिकनी है। तो अब जब भी आप एक बॉल को हवा में कर्व होते देखें, तो बस ये सोचिएगा कि लाखों छोटे छोटे पाने बॉल के पीछे से निकल रहे हैं। और अब जब मैं उनके बॉल को कर्व करने वाली टेक्निक के पीछे का राज जान चुका हूँ, वक्त था अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके अपना बदला लेने का इस 18 सेकंड के बिल्ड मोन्टाज के साथ। तो मैं वापस ओक्लाहोमा पहुंचा एक बैग के साथ जिसमें कुछ सरप्राइजेस भरे थे, खास करके जिमी नॉब के लिए। लेकिन वो सब देखने से पहले क्या आपने गौर किया, क्रंच लैब्स में एक और जगह खुली है, मेरा बैकयार्ड। वो इसलिए क्योंकि हम गर्मियों की तपती धूप से बचना चाहते थे और इस समर को मजेदार बनाना चाहते थे, और इसी सोच से जन्म हुआ कैंप क्रंच लैब्स का। कैंप क्रंच लैब्स एक 12 हफ्तों का वर्चुअल समर कैंप है, जिसमें हर हफ्ते होंगे नए और बड़े एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें मैं करूंगा, और वीकली नए सुपर चैलेंजेस जिन्हें आप करेंगे। और समर के दौरान जिसका चैलेंज सबमिशन सबसे बेहतरीन होगा, उसे मिलेगी ये टिकट मेरे साथ यहाँ आकर सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मेगा एक्सपेरिमेंट्स बनाने का, जो होगा इस समर का आखिरी वीडियो। और तो और जो क्रंच लैब्स बिल्ड बॉक्सेस जिसमें हम साथ मिलकर एक मजेदार खिलौना बनाते हैं और मैं आपको समझाता था उसके पीछे का साइंस, वो महीने में एक बार आता था। लेकिन क्रंच लैब्स के हर हफ्ते निकलने वाले नए चैलेंजेस और वीडियोस के साथ चलने के लिए हम इन्हें आपको भेज सकते हैं हर हफ्ते। यस, देखो। तो अगर आपको चाहिए एक 12 हफ्तों का समर कैंप, ताकि आप भी एक इंजीनियर की तरह सोच सकें, जिसमें 0% चांस होगा कि आपको कोई जानवर या कीड़ा काट लेगा, तो जाइए campcrunchlabs.com पर और बुक कीजिए अपना समर कैंप। मुझे आपका इंतजार रहेगा समर कैंप में। देखो तो कौन आया है। ओह, ये क्या है? नंबर 1। मैंने मौका देखकर अपने नए गिफ्ट्स को उठाया, ताकि मुझे नॉर्पिडो के साथ अपनी आंखें ना मिलानी पड़े और वो मैच शुरू होने के पहले मेरे अंदर डर ना पैदा कर दे। मेरे बैग में कुछ चीजें रखी हैं, ये पिछली बार से थोड़ा आसान होना चाहिए। चलो खेलें। रीमैच शुरू हो चुका था। ठीक है, बॉल मैं फेंकूंगा। लेट्स गो। और लगता है कि बात फैल चुकी थी, क्योंकि इस बार मैच देखने और भी ज्यादा लोग आए थे। प्रोफेशनल्स के साथ खेलना मेरा बचपन से ही सपना रहा है, लेकिन मेरा पिछला मैच एक बुरे सपने की तरह था। तो मैंने सोच लिया कि चलो इन्हें एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं, ये बताते हुए कि राउंड 2 पहले से अलग होगा, और इसी के साथ मैंने एक धमाकेदार बॉल से शुरुआत की। क्यों, मजा आया ना?
और अब बस मुझे जाकर इस ब्रास स्लग को वापस अंदर डालना था, क्योंकि अगर आप एक ब्रास सिलेंडर लेकर उसे इस 3D प्रिंटेड बॉल के अंदर डालोगे और फिर $1 के छोटे से किचन टाइमर को लेकर उसके अंदर के गियर्ड मैकेनिज्म को बाहर निकाल लें और फिर जब आप उसे घुमाएंगे तो उसके ठीक हाफ सेकंड बाद, जिसके बाद ये स्क्रू घूमकर स्प्रिंग को रिलीज कर देता है जो ब्रास स्लग को बाहर धकेलता है, एक एस्ट्रोनॉट और उसके पानी की तरह, जिसकी वजह से हवा में अचानक वो अपनी दिशा बदल देता है और उसे मारना नामुमकिन हो जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा। दुख की बात यह है कि ठीक 2 स्ट्राइक्स बाद उन्होंने मेरे बॉल की ताकत का पता लगा लिया और फिर उसे कहीं छुपा दिया, और इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ एक बैकअप प्लान रखता हूँ। ओह, बस स्ट्राइक आउट होने ही वाला था। इसमें भी उसे किचन टाइमर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस बार एक मेटल स्लग की जगह ये स्प्रिंग इन दोनों गोलों को अलग करेगा, जिससे हाफ सेकंड होने के बाद आपको एक बॉल को मारने की जगह 2 बॉल्स को मारने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इसकी मदद से मैंने एक प्रो प्लेयर के सामने अपना पहला स्ट्राइक लिया। स्ट्राइक! लेकिन इसके बावजूद चालाक नॉर्पीडो ने यह समझ लिया कि इसे हराने के लिए उसे बस 2 कदम आगे बढ़ना है ताकि बॉल को अलग होने के पहले ही मार सके। मतलब वक्त आ गया था इन्हें अपने बैकअप का बैकअप प्लान दिखाने का, द विफल कॉप्टर। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन मैंने इस खेल के नियम अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। एक स्ट्राइक के लिए आप स्ट्राइक जोन पर कहीं भी मार सकते हो, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था कि आगे से या पीछे से मारने पर स्ट्राइक है। बहुत अच्छे, शाबाश, दिखा दो उन्हें। लेकिन मेरे चेहरे पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि मैंने जल्द ही ये जान लिया कि प्रोफेशनल विफल बॉल प्लेयर्स का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही गजब का होता है। तो अब उनके 2 रनर्स के आने के बाद वक्त था मैदान साफ करने का इस 3D प्रिंटेड 3 गुनी 10,000 RPM वाली खतरनाक तेज तर्रार बॉल फेंकने वाली पिचिंग मशीन के साथ, जिसका नाम है द डेमागोगन। और इस डेमागोगन को बनाया गया है बॉल्स को किसी मिसाइल की तरह छोड़ने के लिए, वो भी ठीक 119 किलोमीटर स्पीड लिमिट के नीचे, जिसके ऊपर जाना नियमों के खिलाफ है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बॉल्स को इतनी तेज फेंकने में बहुत बैटरी खर्च होती है, और ये एक बड़ी परेशानी थी, वो भी ऐसे समय पर जब कैप्टन क्लच अपना बल्ला उठाकर आ रहा हो। और दुर्भाग्यवश इसी से उन्हें अपना पहला रन मिल गया, और मुझे डर था कि ये मैच धीरे धीरे मेरे हाथों से फिसल जाएगा। लेकिन शुक्र है कि मशीन्स के सामने एक इंसान ने घुटने टेक दिए, और फिर एक छोटी सी गलती और रेड बैरन के लिए इस आसान से कैच के बाद मैंने पहला इनिंग खत्म कर लिया और उन्हें सिर्फ एक ही रन लेने को मिला। पहली बार ऐसा लग रहा था कि हम जीत सकते हैं, और यही वक्त था दुनिया को दिखाने का कि मैं सिर्फ एक पिचर नहीं हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हाँ, मैं स्ट्राइक आउट हो गया, लेकिन बैरन ने एक बेस पॉइंट लिया और फिर काइल ने मारा बॉल को सीधा स्टेडियम के बाहर, ठीक उस ग्रीन मॉन्स्टर के ऊपर से, जिसका मतलब था हम अचानक 1 पॉइंट आगे आ गए, यानी कि पहली बार हम उनसे आगे थे। और इसी के साथ हाँ, मैं फिर से आउट हो गया, लेकिन हम अब भी जीत रहे हैं। और इस इनिंग के आखिरी प्ले के दौरान बैरन एक जोखिम भरा कदम उठाते हुए बॉल को धीरे मारने के बावजूद होम रन के लिए भागने लगा। लेकिन लीग विफल बॉल के नियम बेसबॉल से थोड़े अलग हैं, जहां स्ट्राइक जोन का इस्तेमाल आउट करने के लिए भी होता है, तो अगर आपने जल्दी नहीं की तो आउट हो जाओगे। इसी के साथ सेकंड इनिंग की शुरुआत होती है, लेकिन मेरी बैटरीज खत्म हो गई थी, तो बॉल गई काइल के हाथ में, और 2 स्ट्राइक के बाद उन्होंने एक बेस पॉइंट लिया, मतलब लेने वाले थे अगर वो बेस वहां से हिलता नहीं। पहले बेस ने आजादी का मजा चख लिया था, तो वो किसी खुले जानवर की तरह 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि बैटिंग करने की बारी नॉर्पीडो की है, मैंने अपने बेस को वापस बुला लिया, क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। लेकिन मेरे सपने चूर हो गए जब उसने उस बेस पर उछलने का फैसला किया। ओह, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? और इसी के साथ गेम टाई हो गया था, और जिमी ने सबको दिखा दिया कि उसे रोबोट्स पसंद नहीं। अगले प्ले में उन्होंने एक जोर का शॉट मारा और लग रहा था कि वो एक और स्कोर करने वाले हैं, लेकिन मुझे उनसे अपने बेस रोबोट का बदला लेना था। स्कोर था 3-2 और वो हमसे आगे थे। और क्योंकि ये हमारा दूसरा प्ले था, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लकी बैट को निकाला जाए। और जैसा कि मैंने सोचा था, इस ज्यादा सरफेस एरिया वाले बैट के साथ 1 पॉइंट कमा पाया, और थोड़े टीम वर्क की मदद से मैंने एक पूरा रन बनाया। लेकिन हम और भी ज्यादा बना पाते अगर हम में से कोई आउट नहीं होता। बैरन
ये तो हद हो गई। अच्छा ठीक है, मैं भी। तो हम फाइनल इनिंग की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों टीम्स 3 पॉइंट पर हैं और हमने बॉल फेंकने का काम काइल को दिया। हालांकि उसने हमें बताया कि उसके हाथ में दर्द है और बेशक कैप्टन क्लच तो इस बात का फायदा उठाएगा ही। तो मैंने कहा कि बॉल फेंकने का काम मैं करता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास ना तो कोई स्पेशल बॉल थी और ना ही बॉल फेंकने वाला मेरा रोबोट हथियार। लेकिन न्यूमेटिक्स की ताकत की मदद से मैंने अपने स्ट्राइक जोन्स का दायरा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अब मुझे मारने के लिए एक बड़ा टारगेट मिला। तो इस बड़े स्ट्राइक जोन की मदद से एक को आउट करने के बाद हमने पुराने तौर तरीकों से एक और प्लेयर को आउट कर दिया। ये देखते हुए कि अब स्ट्राइक पर जिमी है और मामला भी बहुत ही गर्म है, उनके प्लेयर्स में से एक ने एयर सप्लाई को निकाल दिया, जो मेरे हिसाब से तो चीटिंग है, लेकिन मैं उन्हें इस बार जाने देता हूँ। इस बार मेरे पास कोई चाल नहीं बची, वहां बस मैं था और कैप्टन क्लच नॉब, या तो आर या पार। और मेरी पहली पिच पर मैंने एक शानदार कर्व फेंका। मेरी दूसरी पिच ठीक उसके बैट के ऊपर से गुजरी। अगर मैं ये सच में जीतना चाहता हूं, तो मुझे उस सारे ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा जो मैंने अपने इस सफर में सीखा है। और ये था स्ट्राइक 3। यस! मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन विफल बॉल प्लेयर को आउट कर दिया था और नॉर्पीडो का मुझे देखकर हाँ में सिर हिलाना ऐसा लगा जब माइकल जॉर्डन ने अपने हाथों से मशाल को कोबी ब्रायंट के हाथों में थमाया था। हम तीसरे इनिंग में थे और जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए था, लेकिन ये तो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया और मैं आउट हो गया। ये तो ठीक नहीं है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जहां हमें जीतने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए थे, देखते ही देखते हमें 2 आउट्स मिल गए। लेकिन बैरन ने एक बेस हिट के साथ हमारी उम्मीदों को जगाए रखा और फिर एक बहुत ही कमाल की चीज हुई। मैंने बिना किसी गैजेट की मदद लिए बॉल को हिट किया। और अब मैं और बैरन दूसरे और तीसरे बेस पर थे। मैंने कर लिया। और अब थी फैसले की घड़ी। जैसे ही काइल ने बॉल को हिट किया, मैं समझ गया था कि ये बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाएगा, तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ होम बेस की तरफ दौड़ने लगा। ये कदम जोखिम भरा था, लेकिन मैं जानता था कि ऐसा करके हम जीत सकते हैं। जिमी ने अपने हाथ में बॉल को लिया और बेस की तरफ फेंका। उसके तेज हाथ और मेरे पैरों की रफ्तार, कोई चाल नहीं, सिवाय इस आखिरी ट्रिक के। 100 psi के हवा के दबाव के साथ स्ट्राइक जोन ने हवा में उड़ान भरी और मैं किसी चैंपियन की तरह दौड़ते हुए अपने सुंदर से सफेद बेस पर लौट आया। जीत का जश्न मनाते हुए ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी पल स्ट्रीट लाइट्स चालू हो जाएंगी और ये कहेंगी कि वक्त हो गया है घर जाकर खाना खाने का। और आज मुझे एक सच्चाई वापस याद दिलाई गई, जो कि जिमी और काइल और उनके सभी टीममेट्स में से कोई नहीं भूला। कोई ऐसी चीज ढूंढना जो आपको पसंद हो और जिसे करने में आपको मजा आए, जिंदगी की सबसे प्यारी चीजों में से एक है। हे मार्क, आज तुमने क्या सीखा? और अगर आप किस्मत वाले हो और आपने उसे ढूंढ लिया है, तो उसे संभालना और बचा कर रखना, क्योंकि इससे ज्यादा कीमती और कुछ नहीं।